Om Shanti and a very good evening to all of you. हम आज एक इर्रेगुलर क्रियापद लेंगे। इर्रेगुलर से मतलब है कि रेगुलर की तरह ईडी लगाने से काम नहीं होगा। इसका कॉन्जुगेशन कुछ अलग तरीके से किया जाता है। हमने अब तक रेगुलर क्रियापद के दो एग्जाम्पल्स लिए थे, एक अकर्मक और एक सकर्मक। इसमें तीनों टेंस और तीनों एस्पेक्ट, उसका फुल कॉन्जुगेशन हमने देखा। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे होता है और किस टेंस में और किस एस्पेक्ट में वो रेगुलर वर्ब से अलग होता है। अगर हम चार्ट की तरफ देखें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है और पहली कॉलम में तीनों एस्पेक्ट है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। जहां पे इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन बिल्कुल रेगुलर वर्ब के कॉन्जुगेशन जैसा है, वहां मैंने ब्लू फॉन्ट रखे हैं और जिन चार जगह पे ये अलग होता है उसके लिए रेड कलर रखा है। सबसे पहले हम परफेक्ट एस्पेक्ट लेंगे। ये सबसे सरल एस्पेक्ट है क्योंकि इसमें तीनों टेंस में इर्रेगुलर वर्ब में फर्क है। हमने रेगुलर वर्ब सीखते समय ये देखा था कि परफेक्ट एस्पेक्ट भूतकृदन से बनता है और यानी पास्ट पार्टिसिपल, और इसके सहायक क्रियापद ऑक्सिलरी वर्ब होता है टू हैव। तो हमारा उस वक्त वाक्य था आई हैव वॉक्ड, आई हैड वॉक्ड एंड आई विल हैव वॉक्ड। यहां हमने इर्रेगुलर क्रियापद के तौर पे टू गो को चुना है। ये बहुत ही यूजफुल, उपयोगी क्रियापद है, बार बार इस्तेमाल होता है और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है गॉन, GONE, गॉन। तो हमें वॉक्ड के जगह पे गॉन इस्तेमाल करना है। आई हैव वॉक्ड, आई हैव गॉन। आई हैड वॉक्ड, आई हैड गॉन। आई विल हैव वॉक्ड, आई विल हैव गॉन। और रेगुलर क्रियापद की तरह जब हम प्रेजेंट टेंस में है और थर्ड पर्सन में है तो हमें हैव का हैज करना है, जो हम रेगुलर क्रियापद में भी करते थे। तो वो वाक्य इस तरह आएगा, ही हैज वॉक्ड, ही हैज गॉन। ही हैड वॉक्ड, ही हैड गॉन। ही विल हैव वॉक्ड, ही विल हैव गॉन। ये हैव का हैज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जहां तक थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी अन्य पुरुष एक वचन का प्रश्न खड़ा होता है, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस को लागू पड़ेगा। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम रेगुलर क्रियापद में भी कुछ नहीं बदलते थे, यहाँ पे भी कोई बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो गॉन भूतकृदंत है वो तीनों टेंस में वही रहेगा और परफेक्ट एस्पेक्ट में इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि भूतकृदंत सिर्फ परफेक्ट एस्पेक्ट में ही यूज किया जाता है। इसके बाद हम उसके ऊपर का कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आता है क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब का जो वर्तमान क्रुदन प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी ING से ही बनता है और इस एरिया में, इस कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की बात में रेगुलर वर्ब
और इरेगुलर वर्ब के बीच में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे वाक्य रहेंगे आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी वॉकिंग, आई विल बी गोइंग। तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इरेगुलर वर्ब में एग्जैक्टली सेम है जो रेगुलर वर्ब में था। वर्तमान क्रुदन इसी तरह लगता है आईएनजी लगाने से जिस तरह रेगुलर वर्ब में लगता था, और यहाँ पे सहायक वर्ब टू बी है और टू बी का कॉन्जुगेशन है जो है एम, वॉज और विल बी। ये सारे कॉन्जुगेशन आपको आगे दिखा दिए हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं अगर कंठस्थ नहीं हुआ है तो आपसे। सिंपल एस्पेक्ट, सिंपल एस्पेक्ट में सिर्फ पास्ट टेंस में इरेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन रेगुलर वर्ब से अलग होता है, और वो मैंने रेड फॉन्ट में हाईलाइट करके लाल कलर से दिखाया है आपको। जहां तक प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का सवाल है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। आई गो, उसका रेगुलर वर्ब में था आई वॉक, तो ये सीरीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। आपको इन्फिनिटिव वर्ब में से टू निकाल देना है और उसका जो बेस है, जो धातु है, वो लेके आपको प्रेजेंट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट बनाना है। आई वॉक, आई गो। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगता है, जैसे हम लगाते थे ही वॉक्स, यहां हो जाएगा ही गोज। लेकिन वॉक और गो में एक छोटा सा स्पेलिंग में फर्क है। वॉक का जो आखिरी अक्षर है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और गो का जो आखिरी अक्षर है वो वॉवेल है, स्वर है। ये स्वर है इसलिए सिर्फ एस नहीं लगेगा, इसके आगे हमें ई भी लगाना पड़ेगा। ये इरेगुलर वर्ब के कॉन्जुगेशन का रूल नहीं है, ये रूल है स्पेलिंग का। जब हम दूसरे इरेगुलर शब्द लेंगे तो आपको उसमें ई नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आखिरी अक्षर स्वर नहीं है तो। ये नियम सिर्फ उन इरेगुलर वर्ब के लिए है जहां आखिरी अक्षर स्वर होता है, वॉवेल होता है। गो में आखिरी अक्षर स्वर है, वॉवेल है, इसीलिए हमें ई लगाना पड़ता है। कोई गलती से भी ये ना समझे कि इरेगुलर वर्ब में ई लगता है, ये ई स्पेलिंग की वजह से लगा है, इरेगुलर वर्ब की वजह से नहीं लगा है। तो वॉक्स में होता था ही वॉक्स, यहां होता है ही गोस, सिर्फ स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना। पास्ट टेंस में इरेगुलर वर्ब बिल्कुल अलग होता है और इसका कोई नियम नहीं होता। जिस तरह हमने देखा कि भूत कृदंत में कोई नियम नहीं होता और गॉन हुआ गो से, इसी तरह यहाँ पे पास्ट टेंस में वेंट आता है। तो जब हम रेगुलर वर्ब पे थे तो कहते थे आई वॉकड। रेगुलर वर्ब में पास्ट टेंस सिर्फ ईडी लगाने से बन जाता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कोई नियम ही नहीं होगा। अलग अलग इरेगुलर वर्ब के बिल्कुल अलग अलग कॉन्जुगेशन होंगे पास्ट टेंस में, और ये सब हमें कंठस्थ करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई नियम ही नहीं है। तो कोई नियम दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। और आप ये शब्द देखेंगे वेंट, तो उसको गो से तो कोई लेना देना नहीं है। कम से कम गॉन के अंदर गो तो है, यहाँ तो गो बिल्कुल है ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि गो का भूतकाल वेंट होगा। आई वॉकड, आई वेंट, वी वॉकड, वी वेंट। तो ये कोई समझने से ज्यादा याद रखने की बात है, और हमें हर इरेगुलर क्रियापद का पास्ट टेंस यानी भूतकाल और उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी भूतकृदन कंठस्थ करना पड़ेगा, बाय हार्ट रखना पड़ेगा। फिर फ्यूचर टेंस की जहां तक बात है और सिंपल एस्पेक्ट की बात है, तो यहाँ पर
इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब के नियम में कोई फर्क नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में आई गो है, फ्यूचर टेंस में भी आई गो है, सिर्फ फ्यूचर का टेंस दिखाने के लिए बीच में विल आ जाता है। इसके अलावा कोई फर्क प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं है। प्रेजेंट टेंस में आई गो, फ्यूचर टेंस में आई गो, लेकिन बीच में विल तो हो जाता है आई विल गो। यही नियम हमने रेगुलर क्रियापद में देखा था और रेगुलर क्रियापद में भी इसी तरह कॉन्जुगेशन होता था और इरेगुलर क्रियापद का भी कॉन्जुगेशन इसी तरह होएगा। तो आपको दो चीज याद रखनी है रेगुलर क्रियापद में। एक तो उसका पास्ट टेंस याद रखना है और दूसरा उसका पास्ट पार्टिसिपल याद रखना है, यानी उसका भूतकाल याद रखना है और उसका भूत कृदंत याद रखना है। इसके अलावा इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब में कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट एस्पेक्ट में जहां हम भूत कृदंत इस्तेमाल करते हैं, भूत कृदंत का उपयोग करते हैं, वहां पे तीनों जगह पे तीनों टेंस में हमें बिल्कुल अलग प्रकार का भूत कृदंत यूज करना पड़ता है, उपयोग में लेना पड़ता है। और इसके अलावा कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में एक भी जगह पे फर्क नहीं है और सिंपल एस्पेक्ट में सिर्फ पास्ट टेंस में फर्क है। अब आप देखिए इसी चार्ट के अंदर जो आखिरी लाइन है, सिर्फ भूतकाल और भूत कृदंत सीखना है। तो जब मैंने आपको कहा था शुरू में कि इर्रेगुलर वर्ब का कोई नियम नहीं होता है, तो थोड़ा सा भयानक लगता है कि किस तरह से इतनी सारी चीजें याद करेंगे। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि इर्रेगुलर क्रियापद के लिए भी हमें सिर्फ दो ही शब्द याद रखने हैं, एक उसका भूतकाल और दूसरा उसका भूत कृदंत, यानी एक उसका पास्ट टेंस और दूसरा उसका पास्ट पार्टिसिपल। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दो ऐसे क्रियापद चुने हैं जो इर्रेगुलर भी है और बार बार हमारी रोज की भाषा में, रोज के बोलने में उपयोग में आएगा। गो का जो ऑपोजिट है कम, वो भी एक इर्रेगुलर क्रियापद है, बहुत ही अजीबोगरीब क्रियापद है। टू कम इसका इन्फिनेटिव स्वरूप है। फिर जैसे हमने पास्ट टेंस और सिंपल एस्पेक्ट में देखा, आई वेंट आप ऊपर देख सकते हैं, तो कम का पास्ट टेंस होता है केम, CAME केम, तो आई वेंट की जगह पे आई केम आएगा। और यहाँ मजे की बात यह है कि इसका भूत कृदंत फिर से कम हो जाता है जो इन्फिनेटिव में है। तो इस तरह के अलग अलग कॉन्जुगेशन आपको इर्रेगुलर क्रियापद में देखने मिलेंगे। इसका सारा लिस्ट में PPT फाइल बना बना के आपको देते रहूंगा और शुरू में सिर्फ वही क्रियापद पसंद करूंगा जो हमारे रोज बरोज के उपयोग में काम आए, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी वाक्य बनाना सीख लें। एक दूसरी बात ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको इर्रेगुलर वर्ब का लिस्ट दूंगा तो उसकी पहली कॉलम में इन्फिनेटिव होगा इंग्लिश में, उसकी बाजू वालों कॉलम में मैं आपको उसका हिंदी भाषांतर भी बताऊंगा, वो भी लिखा होगा। तीसरी कॉलम में सिर्फ पास्ट टेंस लिखा होगा, जो आपको पास्ट टेंस सिंपल एस्पेक्ट में दिखाई देता है, आई वेंट। तो जो वेंट वाला शब्द है हर एक इर्रेगुलर क्रियापद का भूतकाल, वो मैं आपको तीसरी कॉलम में लिख के दूंगा और चौथी कॉलम में मैं आपको उसका भूत कृदंत यानी पास्ट पार्टिसिपल लिख के दूंगा। क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब में वर्तमान कृदंत एग्जैक्टली वही है जो रेगुलर वर्ब में है, तो इसलिए उसको दोबारा वहां लिखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में इर्रेगुलर वर्ब में भी ठीक उसी तरह ING जोड़ा जाता है जिस तरह हम रेगुलर वर्ब में जोड़ते थे। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट में और फ्यूचर टेंस में सिंपल एस्पेक्ट में कोई बदलाव नहीं है। ये नियम एग्जैक्टली वही है जो रेगुलर वर्ब में था।
तो सिर्फ दो शब्द कंठस्थ करके वेंट पास्ट टेंस सिंपल एस्पेक्ट और गॉन सारे टेंस परफेक्ट एस्पेक्ट, सिर्फ ये दो शब्द कंठस्थ करके आप इरेगुलर वर्ब को भी कॉन्जुगेट कर सकेंगे बड़ी आसानी से, ठीक उसी नियम से जिस नियम से आप रेगुलर क्रियापद कंठस्थ करते थे। अब आपके लिए मैं कम शब्द का कॉन्जुगेशन करता हूं। इसका भूतकाल है केम, जो आप नीचे देख सकते हैं, और उसका भूत कृदंत है कम, पास्ट टेंस है केम और पास्ट पार्टिसिपल है कम। मैं वॉक के साथ इसको कॉन्ट्रास्ट करूंगा, वॉक और कम, इस तरह से ये जोड़ी में बोलते जाऊंगा। आई वॉक, आई कम, ये प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट है। आई वॉक, आई कम। अभी हम प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट में थर्ड पर्सन लेते हैं, अन्य पुरुष लेते हैं। ही वॉक्स, यहां होगा ही कम्स, एस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कम के अंदर मैंने जानबूझ के ये शब्द लिया है कि गो में आखिरी वॉवेल ओ था, इसलिए हमें ई लगाना पड़ा। यहां पर भी आखिरी वॉवेल स्वर है, सॉरी आखिरी अक्षर स्वर है, लेकिन ये आखिरी अक्षर जो स्वर है वो ई है, जो हम एस के पहले ऐसे ही लगाने वाले थे गो की तरह। तो दो बार ई लगाने का जरूरत नहीं है। और कम में आखिरी अक्षर ई नाम का वॉवेल है, इसलिए हमें सिर्फ एस लगाना है। तो ही वॉक्स, ही गोस, और इधर होगा ही कम्स, लेकिन सिर्फ एस आएगा और दूसरा ई लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से अलग अलग फाइल में लिख के दे दूंगा, और आपके प्रश्न जो आप टेलीग्राम पे पूछते हो सके वहां तक मैं इसका भी जवाब आपको देते रहता हूं मैं। तो फिर से बोलता हूं कम, और मैं जानबूझ के ही शब्द लेता हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस पड़े। ही वॉक्स, ही गोस, ही कम्स, he walked, he went, he came, he will go, sorry, he will walk, he will go, he will come। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में ऐसे भी कोई फर्क नहीं है, तो हम गोइंग के साथ कमिंग ले लेते हैं। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी कमिंग। अब जब हम परफेक्ट एस्पेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर तीनों टेंस में हमें कम का भूत कृदंत यानी पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, जो इत्तेफाक से वही है जो इन्फिनेटिव में है कम। ये थोड़ा विचित्र कॉन्जुगेशन होता है इसका, कम, केम, कम, इस तरह से बोला जाता है। तो आई हैव वॉकड, आई हैव गॉन, आई हैव कम, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस में रहेगा आई हैड वॉकड, आई हैड गॉन, आई हैड कम। और फ्यूचर टेंस में रहेगा आई विल हैव वॉकड, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव कम। और ये नियम सभी पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसमें सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए वही रहेंगे। तो इस तरह से आप इर्रेगुलर क्रियापद का कॉन्जुगेशन सीख सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे कल फिर आपको इसकी प्रैक्टिस दूंगा, और कल मैं जो आपको स्लाइड दिखाऊंगा उसके अंदर आपको और सरल क्रियापद जो हम रोज बरोज इस्तेमाल करते हैं वो भी दूंगा मैं आपको। गो और कम जितना ही महत्व का क्रियापद है टू नो, टू नो यानी जानना, मैं जानता हूं। इसका पास्ट टेंस देखिए बिल्कुल अलग प्रकार का है, न्यू, इसमें के का उच्चार नहीं होता है।
टू नो, के का उच्चार नहीं होता, इन्फिनिटिव में भी नहीं होता है। टू नो, न्यू, नोन। इसका कॉन्जुगेशन करते हैं और हम थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं ताकि आपके कान को भी प्रैक्टिस मिले। और मैं गो का एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो लेके आगे बढ़ूंगा। प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट, ही गोस। मैं कम को भी दोबारा साथ में ले लेता हूं, ही गोस, ही कम्स, ही नोस। यहाँ पर W स्वर नहीं है, व्यंजन है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए सिर्फ S लगेगा, ई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। He goes, he comes, he knows। ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब सिंपल एस्पेक्ट में हम पास्ट टेंस लेते हैं जहां पे हमें नो का पास्ट टेंस लगाना है। I went, I came, I knew। फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं है। I will go, I will come, I will know। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में तीनों टेंस में कोई भी बदलाव नहीं है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ING लगाना है। I am going, I am coming, I am knowing। I was going, I was coming, I was knowing। I will be going, I will be coming, I will be knowing। परफेक्ट एस्पेक्ट में तीनों टेंस में नियम बदल जाते हैं। तीनों जगह पे हमें इसका पास्ट पार्टिसिपल भूत कृदंत लगाना है जो है नोन। यहाँ पे भी मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर लेता हूं ताकि आपको हैज की प्रैक्टिस मिले सुनने में। आप इसके बाद घर बैठे फिर दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले कहा, पढ़ना मत, बोलना। बोलने से आपकी जीभ को प्रैक्टिस मिलेगी, वरना आप समझ सकोगे, बोल नहीं सकोगे। He has gone, he has come, he has known। He had gone, he had come, he had known। I will have gone, I will have come, I will have known। तो इस तरह से इर्रेगुलर क्रियापद का कॉन्जुगेशन होता है। मैंने आपको सबसे पहले गो का दिखाया, उसके बाद कम का दिखाया नहीं है, बोल के बताया, और नो का भी बोल के बताया। और कल मैं आपको किसी भी एक क्रियापद की पूरी सीरीज लिख के दे दूंगा आपको, जो आप कंठस्थ कर सकते हैं। और उसी में भी मैं ब्लू और रेड कलर में लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि इर्रेगुलर वर्ब में कहाँ पे कॉन्जुगेशन रेगुलर वर्ब के कॉन्जुगेशन से अलग पड़ता है। जब हम इर्रेगुलर क्रियापद पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया आगे और पहले भी बताया था कि इसमें कोई नियम ही नहीं है, इसलिए हम इसको इर्रेगुलर बोलते हैं। तो मैं आपको करीबन 50-75 क्रियापद का लिस्ट दूंगा। ये वैसे क्रियापद है जो काम में लाते हैं। अगर आपको लगे उसमें से कोई क्रियापद आपके काम का नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं या उसको भी कंठस्थ कर सकते हैं। और बाकी के जो क्रियापद मेरे हिसाब से बड़े काम के हैं और हमारी रोज के बोलने में इसका उपयोग हो ही जाता है, तो उसको आपको कैसे भी करके कंठस्थ कर लेना है। इसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। आपने देखा गो का भूतकाल वेंट होता है, कम का भूतकाल केम होता है और नो का भूतकाल न्यू होता है। इसका कोई नियम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे याद रखना है। इससे जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न हो, आप
टेलीग्राम पे लिखो। प्रश्न कम है तो मैं टेलीग्राम पे जवाब दे दूंगा, अन्य मेंबर्स भी इसे देख सकेंगे। और अगर मुझे लगे कि कोई बात मैंने या तो अच्छी तरह से समझाई नहीं है या आपको उसका रिवीजन करवाने की ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली उसको कल और परसों दोबारा ले लूँगा। मैं वहाँ तक आगे नहीं बढ़ूँगा। और एक बात आपको बता दूं, अभी मैंने चौथा एस्पेक्ट लिया नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी लेने वाला भी नहीं हूँ। जब आप बोलेंगे आप ये तीनों एस्पेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए हो, उसके बाद हम चौथा एस्पेक्ट लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपके दिमाग में। और एक बार हम वाक्य रचना सीखना पूरा कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको ग्रामर से जुड़े हुए कई अन्य विषय पे बात करूंगा, आपको सिखाऊंगा। और उस वक्त मैं वाक्य रचना को दोबारा बनाऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा, जिसके अंदर वो नए नए विषय के शब्द भी आ जाएंगे। तो इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप नई नई चीज सीखने भी लगेंगे। तो आज हम यहाँ इरेगुलर क्रियापद का सेशन बंद करते हैं। आप इस चार्ट को मेमोराइज कर ले, इसका पोजीशन मेमोराइज कर ले, भले शब्द याद रहे कि ना रहे, कि कौन सी जगह है जहां पे इरेगुलर वर्ब जानना जरूरी, रखना जरूरी है। दो ही जगह है, पास्ट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट और परफेक्ट एस्पेक्ट में पूरी लाइन, तीनों तीन टेंस। ये इतना कठिन नहीं है याद रखना, और इसीलिए मैंने इस तरह का चार्ट बना के आपके सामने रखा है। तो कल हम इसकी प्रैक्टिस चालू रखेंगे, आपको और 2-3 नए क्रियापद दूंगा। और जब मुझे लगे कि अभी आपकी इस पे ग्रिप आ गई है तो फिर हम दूसरे विषय लेके आगे बढ़ेंगे। ये सीखने के 2 प्रोसेस रहेंगे। पहला स्टेप ये रहेगा कि आप संपूर्ण तरह से इसको समझ सकते हैं, मतलब कागज की तरफ देखते हैं, जब कागज आपके हाथ में होता है तो आप इसको 100% समझ सकते हैं। ये पहली स्टेज है। और दूसरी स्टेज में आपको कैसे आना है, उसे कंठस्थ करके, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे तो ये कागज हमारे हाथ में नहीं होगा। तो पहले समझिए और फिर याद करिए। ये 9 वाक्य सीखने से आपका पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन, नींव रखा जाएगा। इसके ऊपर हम अन्य विषय रखेंगे। ये 9 वाक्य बनाना नहीं आता है तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ओम शांति, सी यू टुमारो। कल फिर इसी विषय को हम आगे बढ़ा के और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। आज की तारीख के लिए मुखवास देता हूं और किचन से जुड़े हुए शब्द लेकर आया हूं आज। इसके पहले मैं आपको एक छोटी बात बता दूं कि इंग्लिश 2 भाषा है। आपको लगेगा इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक्चुअली 2 भाषा है। और इसका एग्जाम्पल आपको एंड में मैं दूंगा और बताऊंगा इंग्लिश कैसे 2 भाषा है। वोकेबुलरी की शुरुआत करते हैं आटा से। इसका उच्चार है फ्लावर। हाँ, आप कभी भी मार्केट में जाएंगे तो फ्लोर शब्द लिखा होगा। हाँ, शंकर फ्लोर मिल, अंबिका फ्लोर मिल वगैरह वगैरह लिखते हैं, लेकिन ये फ्लोर नहीं है। आटा का प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लावर, और इसका स्पेलिंग है FLOUR, जिसका मीनिंग होता है आटा। जब आप आटे को गूंथते हैं तो उस क्रिया को टू नीड बोलते हैं। नो की तरह ये नीड में भी के का उच्चार नहीं होगा, और उसका उच्चार मैंने टू नीड के बाजू में लिखा है हिंदी में। तो आटा या कोई मूर्ति बनाने के लिए चिकनी मिट्टी को गूंथना, इस क्रिया को टू नीड कहते हैं। गूंथने के बाद जो तैयार होता है उसको डव कहते हैं। इसका उच्चार होता है डव, DOUGH, डव होता है। ये जो गूथा हुआ आटा होता है उसको डव बोलते हैं। इसमें से आप छोटी छोटी लोई बना के रोटियां बनाते हैं। अब डव के नीचे एग्जैक्टली वही स्पेलिंग वाला शब्द मैंने चुना है, रफ।
लेकिन इसका उच्चार देखो कितना अलग है, ड रफ। स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम है, और इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश एक भाषा नहीं है, इंग्लिश दो भाषा है। रिटन इंग्लिश एक भाषा है, लिखी हुई इंग्लिश एक भाषा है, और बोली हुई इंग्लिश दूसरी भाषा है, स्पोकन इंग्लिश दूसरी भाषा है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग के दो कितने अलग उच्चार होते हैं, ड रफ। इसके नीचे मैंने आपको एक वेबसाइट लिख के दिया है, www.thefreedictionary.com। ये साइट खोलने से ऊपर के भाग में एक रेक्टेंगल आएगा, इसके अंदर आप कोई भी शब्द लिखेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहाँ आप एक ही शब्द लिख सकते हैं, दो शब्द नहीं लिख सकते। जैसे आपको टू नीड के बारे में जानना है तो टू नीड नहीं लिखना है, सिर्फ नीड लिखना है। वो अपने आप समझ जाएगा आप क्या लिख रहे हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। उसका उच्चार भी आपको देखने मिलेगा। वहां दो राष्ट्रीय ध्वज हो गए, एक अमेरिका का और दूसरा इंग्लैंड का। आपको जनरली इंग्लैंड का ध्वज पसंद करना है, क्योंकि हम इंडिया में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं। हम अमेरिकन वर्ड्स और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को नहीं फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश ध्वज को सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका उच्चार ऑडियो में सुनने मिलेगा। तो इस तरह से आप इन शब्द को, या और भी आपके पास कोई नए शब्द है, उसके बारे में आसानी से इस वेबसाइट से जान सकोगे। तो आपसे रजा लेता हूँ। ओम शांति एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।